पहला क्वेश्चन, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आप सभी को पता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो बताइए इस सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। ठीक है, कुल 389 सदस्य थे 1946 से लेकर 1947 तक। 1947 के बाद सदस्यों की संख्या घट गई और कुल सदस्य हो गए 299। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताइए। तो इसमें महिला सदस्यों की संख्या थी 15। संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे? यह तो आम क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। बताइए। तो संविधान के निर्माण में कुल समय लगे 2 साल 11 माह 18 दिन। ऑप्शन सी सही है। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? बताइए। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? कुल 11 बैठकें हुई। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए? तो बहुत सारे पैसे भी खर्च हुए थे, क्योंकि अलग अलग देशों के संविधान से बहुत सारे सब्जेक्ट लिए जा रहे थे, रिसर्च किया जा रहा था, जांच पड़ताल किया जा रहा था, तो इसमें पैसे भी खर्च हो रहे थे उस टाइम। तो बताइए कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? 64,96,729 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो अब बताइए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? इसकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए। तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, चलिए। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जया है, ये जो है ये राष्ट्रीय गान है, और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब ये बताइए कि राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। 27वां अधिवेशन था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे डॉक्टर बिशन नारायण धर। राष्ट्रीय गान जो है इसमें 5 पद हैं और इसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? बताइए। गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर, वर्तमान में होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1947 से लेकर 1950 तक ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के प्रथम कमांडर इन चीफ भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? बताइए। राष्ट्रमंडल देश उसे बोलते हैं जिस पर कभी ब्रिटिश का आधिपत्य रहा हो और वो देश ब्रिटिशों से आजाद हुआ, उसे राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। तो बताइए भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य देश कब बना? मई 1949 में। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल और विदेशी मामलों के मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी। ये प्रथम गृह मंत्री भी थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण मंत्री भी थे। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? अनुसूची यानी शेड्यूल। तो मूल संविधान में
अनुसूचियों की संख्या थी 8। अब ये बताइए वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? एजुकेशन मिनिस्टर। बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? बताइए। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल और परिवहन मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बताइए जल्दी से। प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया? भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया? बताइए। 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, यानी डिफेंस मिनिस्टर? स्वतंत्र भारत के प्रथम डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम लोग भारतीय संविधान के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको सीरियल वाइज देखेंगे ताकि हम लोग का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिस ना हो। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट, संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? बताइए, सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स। तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या थी 395। बताइए कि वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 448। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, यानी फाइनेंस मिनिस्टर? स्वतंत्र भारत के प्रथम फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? आर.के. शनमुगम शेट्टी। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, यानी पार्ट? मूल संविधान में कितने पार्ट थे? कुल 22 पार्ट थे। वर्तमान में कितने पार्ट हैं? 25। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4 नवंबर 1948 को पहली बार भारतीय संविधान को पढ़ा गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किसने पेश किया? बताइए। इसका मतलब यह हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान असेंबली द्वारा सेटल किया गया है वो पास हो चुका है। ये प्रस्ताव किसने पेश किया संविधान सभा में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, यह प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ संविधान सभा में? बताइए। तो यह प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो भारतीय संविधान बनाया गया संविधान सभा द्वारा, तो भारतीय संविधान किस वर्ष पारित हुआ? तो क्वेश्चन को जब भी घुमाकर पूछना रहता है तो ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पारित हुआ था संविधान सभा द्वारा। ठीक वही वाला ये क्वेश्चन है लेकिन घुमाकर पूछा गया है, तो इसी तरह से पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिए। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है?
हल्का क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ? तो अभी मैंने आप सभी को बताया है, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसलिए हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? बताइए। 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, तो उसमें मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? 73 यानी 73, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती? बताइए। तो कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी 296 सीटों में। किसे आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? तो आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है, ये संविधान के निर्माता थे, इन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? बताइए। पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार किस दिन मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। तो सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। भारतीय संविधान के शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया? बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बताइए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935, इन दोनों अधिनियम को समाप्त कर दिया गया भारतीय संविधान के शुरुआत के साथ ही। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन हमारे मास्टर पीडीएफ से लिए गए हैं। जो लोग पीडीएफ को लेकर पढ़े होंगे, काफ़ी लोग सही कर पा रहे होंगे, और जो लोग नहीं लिए हैं, मैं सजेशन दे रहा हूं कि आप लोग उस पीडीएफ को लेकर जरूर पढ़िए, बहुत फ़ायदा होगा। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, और जो टॉप क्लास के क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए, किसने प्रारूप समिति को अपवहन समिति या फिर इसे निष्प्रभावी समिति भी बोल सकते हैं कहा था? तो किसने प्रारूप समिति को अपवहन समिति या फिर निष्प्रभावी समिति कहा था? बताइए। निराजुद्दीन अहमद ने, ऑप्शन बी। किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा को लॉर्ड विस्काउंट ने हिंदुओं का निकाय कहा था। नेक्स्ट, संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक यानी मोहर के रूप में अपनाया था? तो जब भी संविधान सभा द्वारा संविधान लिखा जा रहा था, बनाया जा रहा था, तो जो भी फाइल वगैरह हो रहा था, तो किस जानवर को प्रतीक यानी मोहर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था? हाथी को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सर BN राव को। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो बताइए, संविधान सभा के सचिव कौन थे? HVR अयंगर, ऑप्शन ए सही उत्तर। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक यानी कैलीग्राफर कौन थे? यानी किन्होंने भारतीय संविधान को अपने हाथ से लिखा था, खूब बढ़िया से सजाकर? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, इन्होंने पूरे संविधान को इंग्लिश में अपने हाथ से लिखा था। प्रमुख सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? बताइए। शैली क्या थी भारतीय संविधान की, जो मूल संविधान है? इटैलिक शैली में लिखा गया था। इटैलिक शैली आप सभी को पता होगा, अगर कोई चीज हम लिखते हैं तो ऐसे हम तिरछा लिखते हैं, इसे इटैलिक शैली कहा जाता है। भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय संविधान लिखा गया बहुत अच्छे ढंग से, उसके कैलीग्राफर कोई और थे, और उसका सौंदर्यीकरण और सजावट कोई और किए। तो बताइए किसने किया? मदन लाल बोस तथा विवहय राम मनोहर सिन्हा। तो ऑप्शन ए और बी। संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन कौन थे? तो इंग्लिश में
जो लिखे थे अपने हाथ से प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा थे, लेकिन उसी संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन कौन थे? बताइए। वसंत कृष्ण वैद्य, ऑप्शन सी। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? अब यहां पे हम बात कर रहे हैं हिंदी संस्करण का, ठीक है। नंदलाल बोस, ऑप्शन ए सही उत्तर है। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? डोमिनियन विधानमंडल, इसके बारे में जान लीजिए। जैसे ही भारत पर से ब्रिटिश शासन का अंत हुआ, वैसे ही भारत में स्वशासन या फिर स्वराज लागू हो गया और भारत स्वायत्त उपनिवेश या फिर डोमिनियन बन गया, तो इसे ही डोमिनियन कहा जाता है। तो डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? यानी जब भी भारत को छोड़ दिए अंग्रेज लोग और पूरी तरह से भारतवासियों के हाथ में सौंप दिया और कहा कि आप अपना कानून खुद बनाइए, ठीक है। तो वही कानून बनाने के लिए डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 17 नवंबर 1947 को। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? बताइए। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है सीरियल वाइज लिए जा रहे हैं शुरू से लेकर, ताकि आपका एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। तो बने रहिए हमारे साथ डेली। जी.वी. मावलंकर, इन्होंने अध्यक्षता की थी। जी.वी. मावलंकर वही हैं जो लोकसभा के प्रथम स्पीकर बने थे। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? आप सभी को पता होगा, हल्का क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है भारत का है। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? किस अधिनियम से? तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का विवरण किस अधिनियम से लिया गया है? किस अधिनियम से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस तरह के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। भारतीय संविधान जो बना है बहुत सारे देशों से कंटेंट लेकर बनाया गया है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन आप सभी को पता है कि बार बार पूछा जाता है। तो बताइए, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अमेरिका, ऑप्शन सी, ठीक है। तो अमेरिका से लिया गया है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है किस देश के संविधान से लिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस से। अब बताइए, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को, यानी संविधान की उद्देशिका को प्रेम्बल बोलते हैं इसे। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में, यानी भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? कितना बार पूछा गया है, कोई लिमिट नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर बताइए कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए भारतीय संविधान में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है?
सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका से। आज मैं वीडियो के लाइक का टारगेट रखता हूं 2500, तो जल्दी से जल्दी 2500 लाइक कर दीजिए ताकि मैं जल्दी से पार्ट 4 लेकर आ जाऊं। और आपके डिवाइस में जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उसमें शेयर जरूर करना। उम्मीद करता हूं कि आप लोग शेयर जरूर करेंगे। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, देखने में तो ये एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कितने सारे आपके क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। मैं जानबूझकर इस तरह का क्वेश्चन बनाया हूं ताकि शॉर्टकट में आपका ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इंप्रूव हो सके। तो राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? फटाफट बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट, भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता ये लिया गया है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? खास करके ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है कि किस देश के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है? सही उत्तर बताइए। आयरलैंड से, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप सभी को पता होगा, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है अपनी तरफ से। तो बताइए ये चीज किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए फटाफट। ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए। सही से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर टिक करिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए और टिक करिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जर्मनी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्रस्तावना यानी उद्देशिका या फिर प्रेम्बल किसने प्रस्तुत किया था? तो बताइए, भारतीय संविधान का प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी। संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये आपको ध्यान में रखना है, शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऊपर हम लोग देखे हैं कि केंद्र व राज्यों के बीच संबंध जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया था। लेकिन यहां पे पूछ रहा है कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए। तो इसका सही उत्तर है कनाडा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है समय समय पर, तो वो चीज किस देश के संविधान से लिया गया है? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से। संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं। बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पहली अनुसूची में। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? बताइए, किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का दर्जा दिया गया था? नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर का फुल फॉर्म होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 69वां 69th संविधान संशोधन 1991।
चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? बताइए। तो एक क्वेश्चन में इतना सारा डाला हूं, सबको ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची यानी शेड्यूल में किया गया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दूसरी अनुसूची में। ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? बताइए जल्दी से। तो इसका भी सही उत्तर होगा दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का जो कार्य करने का उल्लेख है वो बताइए किस अनुसूची में मिलता है? 12वीं अनुसूची में। ठीक है, यानी जो नगर पालिका का उल्लेख किया गया है वो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित कार्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? यानी 12वीं अनुसूची में कुल कितने सब्जेक्ट मौजूद हैं? बताइए। 18 विषय हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? 74वें संवैधानिक संशोधन 1993, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? अब यहां पे हम बात कर रहे हैं पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के उल्लेख के बारे में। तो किस अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है? 11वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी। नगर पालिका का उल्लेख 12वीं अनुसूची और पंचायती राज का उल्लेख जो किया गया है 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? बताइए। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29 विषय, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? बताइए। सारे के सारे टॉप क्लास के क्वेश्चन हैं और यहां से बार बार पूछे जाते हैं, तो बताइए। 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। पहला क्वेश्चन, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में मिलता है? दल बदल, जो पार्टियां एक दल बदलकर दूसरे दल में जाती हैं, जैसे कि भाजपा का कोई आदमी चला जाता है कांग्रेस में, कांग्रेस का आदमी भाजपा में चला जाता है, तो यही होता है दल बदल। तो दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में मिलता है? बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? या फिर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि जो दल बदल का कानून है किस वर्ष पारित हुआ था? 1985 में पारित हुआ था, यानी 92वें संवैधानिक संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? बताइए। यानी किस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ का उल्लेख किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3री अनुसूची में। विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? तो विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं और संसद में पहुंचते हैं। तो बताइए इसका विवरण यानी इसका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 4थी अनुसूची में, ऑप्शन डी।
केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं, बताइए। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7वीं अनुसूची। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो बताइए इन्हें किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, ऑप्शन सी। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? बताइए, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 100, ऑप्शन बी सही उत्तर है। पहले 97 विषय थे, लेकिन 3 विषय बढ़ गए हैं। अभी वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? बताइए। तो किस सूची में कितना विषय है वर्तमान में, वो आपको ध्यान में रखना है। और जब ये संविधान बना था उस समय कितना विषय था वो भी ध्यान में रखना है। तो वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं, और जब ये संविधान बना था उस समय राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन 5 विषय घटा दिए गए हैं। अब वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? बताइए। तो संविधान जब भी लागू हुआ था उस समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 हैं। 5 विषय बढ़ा दिया गया है। किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? बताइए। तो संघ सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी। किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा? बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उस पे केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर विषय समान है यानी सेम है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? किस अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों का नाम ध्यान में रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? 6ठी अनुसूची में, ऑप्शन ए। संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थीं? 14। अब बताइए कि वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं हैं? 22। ठीक है। सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो जब भी संविधान बना था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। बाद में धीरे धीरे जो भाषाएं बनी हैं, तो कौन सा भाषा किस वर्ष 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ये पूछा जाता है बार बार, तो आपको ध्यान में रखना है। तो सिंधी भाषा को 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो किस वर्ष? 1967 में। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? बताइए। तो यही सब भाषाएं हैं जो बाद में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। तो बताइए, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया?
1992 में 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 में। मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? बताइए। एकदम से सारे क्वेश्चन को रट जाना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया? प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951, यह पहला ही संवैधानिक संशोधन था। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन किया गया था 1951 में किया गया था। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? कुल कितने एक्ट हैं 9वीं अनुसूची में? 284, ऑप्शन बी। राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? बताइए। 9वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? सबको मालूम होगा। तो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी? यानी किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया था? बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, एस के धर की अध्यक्षता में। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, ऑप्शन सी। भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी। राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। सही से पढ़िए और बताइए। तो राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा मनोनीत किया गया कोई भी कैबिनेट मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष हो सकता है। तो अब आप बताइए वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5। ठीक है, तो 5 क्षेत्रीय परिषद है भारत में। कौन कौन से? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर है? बताइए। हर क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, वीडियो को रोक दीजिए, आंसर टिक करिए, उसके बाद मेरा आंसर सुनिए। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी। अब बताइए कि मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर है? मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रयागराज। पहले इलाहाबाद हुआ करता था, इसका नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर है? बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय बताइए।
तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है मुंबई में, ऑप्शन ए। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है, बताइए। फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन में जितना भी स्कोर आएगा आप कमेंट करके जरूर बताना, भूलना मत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चेन्नई में है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 4 में। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अब आपसे आर्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो हम लोग ऐसे ही सीरियल वाइज भाग और अनुच्छेद को देखेंगे। इस तरह से आपके सीरियल वाइज जो है टॉप क्लास के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो बताइए, मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाग 3 में। अब बताइए कि मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस पार्ट में मिलता है, बताइए। भाग 4 क में, ऑप्शन सी। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अब यहां पे अनुच्छेद का बात पूछ रहा है। तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 51 के क में किया गया है, ऑप्शन ए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ध्यान में रखिए 51 का, अगर ऑप्शन में 51 दिया रहा है तो वो गलत होगा। 51 का सही उत्तर है। संघ का उल्लेख यानी केंद्र का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो संघ का उल्लेख जो है संविधान के भाग 5 में किया गया है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। तो संघ का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, ऑप्शन बी। राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? अब राज्य का उल्लेख के बारे में पूछ रहा है। तो राज्य का उल्लेख किया गया है भाग 6 में, ऑप्शन डी। अब बताइए कि राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में यानी आर्टिकल में किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है, बताइए। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 1 में। इस तरह से एकदम से माइनर डिफरेंट रहता है क्वेश्चन में, आपको ध्यान में रखना है। संघ का अलग से उल्लेख अलग भाग में किया गया है, राज्य का अलग से उल्लेख अलग भाग में किया गया है, और संघ व राज्य दोनों का उल्लेख भाग 1 में किया गया है। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक संघ एवं राज्यों का उल्लेख मिलता है। अब बताइए कि नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है, बताइए। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 2 में, यानी पार्ट 2। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो नागरिकता का उल्लेख किया गया है
अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 9 में। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पंचायती राज का उल्लेख जो है भाग 9 में किया गया है। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, बताइए। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 क से अनुच्छेद 243 ण तक। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है, बताइए। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 11 में, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संघ व राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो फ्रेंड्स, और भी जो आगे पार्ट आएगा उसमें और भी इंपॉर्टेंट हम लोग भाग और अनुच्छेद को कवर करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और एक भी वीडियो मिस नहीं करिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 15। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के भाग 15 में किया गया है। पहला क्वेश्चन, समता व समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समता व समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, बताइए। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अब यहां पे हम बात कर रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद के ऊपर और भी वीडियो बनेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में 25 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। जैसे जैसे आगे पार्ट आएंगे उसमें इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को कवर कराए जाएंगे, तो एक भी पार्ट मिस नहीं करिए। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? प्रश्न पे ध्यान दीजिए। शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की आजादी का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 का बी, यानी अनुच्छेद 19 का ख। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 19 का क, यानी ए, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है, बताइए। तो यहां पे ध्यान दीजिए, बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन एक ही अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 19 का क या फिर अनुच्छेद 19 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी क्षेत्र में
आवागमन की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? बताइए, आप देश के किसी भी हिस्से में आवागमन कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है? बताइए, तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है? किस अनुच्छेद के तहत प्रेसिडेंट देश का संवैधानिक प्रधान होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 52। नेक्स्ट, भारत के चारों सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए जाते हैं? तो ये चारों सम्मान जो हैं संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन बी सही उत्तर है, अनुच्छेद 18। ठीक है, इसके अलावा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जो कि सेनाओं को दिए जाते हैं, इन सभी पुरस्कारों का भी वर्णन अनुच्छेद 18 में किया गया है। छुआछूत के उन्मूलन का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? छुआछूत के उन्मूलन, अस्पृश्यता के उन्मूलन आप लोग पढ़े होइएगा। बताइए, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? बताइए, तो भारत के किसी भी नागरिक को अगर कोई भी अन्य देश कोई उपाधि देता है तो इसके लिए भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेना जरूरी है। यह बात किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 18। अभी हम लोग देखे हैं कि भारत के चारों सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार परमवीर, महावीर और वीर चक्र पुरस्कार का वर्णन अनुच्छेद 18 में किया गया है और इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर अनुच्छेद 18 है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? बताइए। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए। अनुच्छेद 15 में यह बात कहा गया है। 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ये सारे के सारे चुनिंदा प्रश्न हैं और यहां से बार बार पूछे जाते हैं, तो रट जाना है एकदम से। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 का ए। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? बताइए। तो इतना तो पता है कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, लेकिन किस समिति की अनुशंसा पर यह बताइए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? बताइए। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है भारतीय संविधान में? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए। निर्वाचन संबंधी उल्लेख के बारे में पूछ रहा है।
अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में मिलता है? यानी संविधान में जो संशोधन किया जाता है उसका उल्लेख संविधान के किस भाग में यानी पार्ट में किया गया है? भाग 20। नेक्स्ट, संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अब यहां पे अनुच्छेद के बारे में पूछ रहा है। भाग 20 होगा और अनुच्छेद होगा 368, अनुच्छेद 368। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? बताइए, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है? बताइए। अनुच्छेद 343 के क यानी ए, इसमें कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। चलिए देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए, सभी लोगों को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अब यहां पे वित्तीय आपातकाल का पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360। तो तीन इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ठीक है, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 352 बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप देश में आपातकाल लागू किया जा सकता है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? बताइए। तो पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत बार पूछा गया है यह वाला प्रश्न। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993 को। ऑप्शन बी सही उत्तर है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य के नागौर जिले में लागू की गई? बताइए। राजस्थान में है नागौर जिला। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई। कब? 1959 ईस्वी में। किस समिति की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई? बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए सही उत्तर है। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। ऑप्शन सी। दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सुझाव किसने दिया था? बताइए। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। वहीं दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है?
बताइए, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्राम प्रधान। पंचायती राज विषय संविधान के किस सूची में है? बताइए, जो पंचायती राज विषय है संविधान की किस सूची में है? राज्य सूची में। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? जो पंचायती चुनाव होते हैं उसमें उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, ऑप्शन डी। भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ? तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ राजस्थान के नागौर जिले में 1959 ईस्वी में। वही अब बताइए कि भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ? तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में, ऑप्शन ए। नीचे कमेंट करके आप सभी लोग बताना कि चेन्नई में नगर निगम कब स्थापित हुआ। स्कोर के साथ यह भी लिखना। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? ग्राम पंचायतों का इनकम का स्रोत क्या है? बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेला व बाजार कर। जो गांव में मेले लगते हैं या फिर बाजार लगता है उसमें कर वसूला जाता है, वही है ग्राम पंचायतों का इनकम का स्रोत। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े लगभग उन सारे प्रश्नों को देख रहे हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। सबको याद रखिएगा। किस राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? बताइए। राज्यपाल में, ऑप्शन ए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य के गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसलिए कहा जाता है कि जो राज्यपाल होता है वो केंद्र यानी राष्ट्रपति का आदमी होता है। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? बताइए। तो राज्यपाल को उसके पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। किस व्यक्ति को पद से हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? बताइए। राज्यपाल को पद से हटाने का प्रावधान जो है संविधान में नहीं है। तो यहां पे आपको बता दें कि मान के चलते हैं कि किसी आदमी के ऊपर केस है, किसी वजह से उसके ऊपर FIR किया गया है और वो दोषी भी है, ठीक है, और उसी दौरान वो व्यक्ति दोषी करार होने से पहले सुनवाई कोर्ट में जारी है और वो व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल बन गया, तो अब वो 5 साल तक, जब तक वो राज्यपाल रहेगा तब तक उसको सजा नहीं दी जा सकती है। ऐसा प्रावधान होता है ना कि कोई व्यक्ति किसी पद पर है और उसने कोई जुर्म किया और वो साबित हो गया तो फिर उसे पद से हटा दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, उसे सजा हो जाती है। लेकिन राज्यपाल एक ऐसा व्यक्ति है कि अगर उसका गुनाह साबित हो जाता है तो भी उसको पद से नहीं हटाया जाएगा। वो 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करेगा, जब पद से हटेगा तब उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखिए। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अभी मैंने आप सभी को बताया है। तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। इसी बीच वो अलग अलग राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। जरूरी नहीं कि किसी एक ही राज्य का राज्यपाल के रूप में 5 वर्ष समय गुजरेगा, वो इसी बीच अलग अलग राज्यों में ट्रांसफर हो सकता है। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? बताइए। राज्य की संचित निधि से, ऑप्शन ए। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बताइए। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज 35 वर्ष। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है?
बताइए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो राज्यपाल जो है अपना त्याग पत्र दे सकता है राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी। राज्यपाल विधानसभा में अधिकतम कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? यानी राज्यपाल राज्य के विधानसभा में मैक्सिमम कितने एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता है? मैक्सिमम 1, ऑप्शन ए सही उत्तर है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितने भाषाएं थीं? तो जब ये संविधान लागू हुआ था तो मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी और आगे चलकर इसमें धीरे धीरे भाषाओं को जोड़कर 22 कर दिया गया। तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल रूप से 14 भाषाएं थीं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? देखिए स्टूडेंट्स, मैं सबका नाम यहाँ पे रख दिया हूँ आपकी आसानी के लिए, इसलिए लंबा क्वेश्चन भी बना है। एक एक करके मैं सभी का नाम रख दिया हूँ कि सभी का वेतन और भत्ते और पेंशन आदि का जो उल्लेख किया गया है वो अनुसूची 2 में किया गया है। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जब कभी भी आपसे वेतन, भत्ते और पेंशन का जब भी चर्चा चलेगा तो आपके दिमाग में फट से आना चाहिए कि अनुसूची 2, ठीक है। अनुसूची 1 तो आपको मालूम ही होगा, तो अनुसूची 2, अनुसूची 1 में है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा और अनुसूची 2 में वेतन के बारे में चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। दल बदल से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में है? देख लीजिए, दल बदल, सबसे पहले समझिए दल बदल है क्या। दल बदल का मतलब है कोई एक पार्टी से कोई नेता दूसरे पार्टी में जा सकता है पहली पार्टी को छोड़कर, यानी दल बदल सकता है। तो ये किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये दल बदल जो है संबंधित प्रावधान कब लागू किया गया था वो भी मैं बता दूं आपको, 1985 में। ये भी मैं आगे क्वेश्चन डाला हूं, वो भी आपको मिलेगा। तो ये दल बदल से संबंधित प्रावधान 10वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में नगर पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, ठीक है। आगे आपके सामने 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका उल्लेख है। इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। थोड़ा सा मैं 11वीं अनुसूची के बारे में आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं, उसके बाद 12वीं अनुसूची के बारे में एक्स्ट्रा बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। ये 11वीं अनुसूची जो है, यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान के संशोधन, ठीक है, 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में ये जोड़ा गया, ठीक है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो ये 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से जो संबंधित है इसमें 29 विषय जोड़े गए हैं। ये भी ध्यान में रखिए, 29 सब्जेक्ट हैं इसमें। 12वीं अनुसूची का आंसर है नगर पालिका, ठीक है। इसके बारे में जान जाइए। यह अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन, 74वें, ठीक है, और 1993 में 2 संशोधन हुआ था, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन। 73वां संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है और 74वां संशोधन जो है नगर पालिका से संबंधित है। ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। और अनुसूची 12 में जो है 18 विषय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? कई बार एग्जाम्स में ये पूछा हुआ है, इसका लिमिट नहीं है कितना बार पूछा हुआ है। तो वर्तमान समय में संघ सूची में 100 विषय हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वर्तमान में 100 हैं, लेकिन जब भी संविधान बना था उस वक्त संघ सूची में 97 सब्जेक्ट थे, 97 विषय थे, ठीक है। संविधान के लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय थे? ठीक है, यहाँ पे राज्य सूची का बात कर रहे हैं और कब का? संविधान लागू होने के समय। तो संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में 66 विषय थे। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लेकिन अभी राज्य सूची में कितने विषय हैं वर्तमान समय में? 61। अब सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करते जाइए।
8 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, ठीक है। तो वर्तमान समय में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। लेकिन जब इस संविधान निर्माण हुआ था उस वक्त समवर्ती सूची में 47 विषय था, लेकिन वर्तमान में 5 बढ़ा दिया गया है, 52 कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा, समवर्ती सूची में विषय बढ़ाया गया है, संघ सूची में भी विषय बढ़ाया गया है, लेकिन राज्य सूची में 5 विषय घटाया गया है। राज्य सूची में 66 से 5 घटाकर 61 कर दिया गया है, वर्तमान में 61 है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, किस अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का उल्लेख किया गया है? जहां पे भी शक्तियों का बंटवारा का नाम आएगा तो फट से आपके ध्यान में आना चाहिए 7वीं अनुसूची। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब अगला देखिए, अभी जो हम लोग संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बात किए हैं वो किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो ये तीनों सूची जो है वो 7वीं अनुसूची के अंदर रखा गया है, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है, प्लस संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भी 7वीं अनुसूची में ही रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो आप लोगों को पता ही होगा, भारत राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ होगा। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि अनुसूची से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मैं डाला हूं और एग्जाम्स में इससे बाहर कहीं आएगा ही नहीं। और मैं जितना फैक्ट एक्स्ट्रा बता रहा हूं वो भी नोट कर लीजिए आप, इससे कहीं बाहर नहीं आएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ठीक है, संपत्ति के अधिग्रहण, या फिर इसको हम लोग संपत्ति पर कब्जा का भी इस नाम से भी जानते हैं, संपत्ति पर कब्जा या संपत्ति के अधिग्रहण। तो किस अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 9वीं अनुसूची में राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में चर्चा किया गया है। इसके बारे में जान जाइए कुछ। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। तो पहली बार संविधान जो लागू होने के बाद पहली बार जो संविधान में संशोधन हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कब? 1951 में पहला संशोधन हुआ था संविधान में, ये चीज ध्यान में रखिएगा, और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है, ठीक है। इस अनुसूची में वर्तमान में 284 अधिनियम है, ठीक है। तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन ये पहली की बात थी। अब इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, इसके बारे में मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों का समीक्षा कर सकता है, ठीक है। तो इतना चीज जान जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? यहाँ पे नाम ध्यान से पूर्वक देख लीजिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का बात कर रहा है। तो ये सभी के सभी 6ठी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जब कभी भी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों के बारे में बात चलेगा, उनके प्रशासन के बारे में, तो 6ठी अनुसूची। और 5वीं अनुसूची भी अनुसूचित से ही संबंधित है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति से, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये है 6ठी अनुसूची। अब चलते हैं 5वीं अनुसूची के बारे में जान जाइए। विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन, विशेषाधिकार और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 5वीं अनुसूची में। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में हमेशा अंतर रखिएगा। 5वीं अनुसूची में इनके विशेषाधिकार के बारे में चर्चा किया गया है, लेकिन 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है।
अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? अभी मैं ऊपर बताया हूं कौन से संशोधन के तहत। तो पहला संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल को शामिल किया गया था 1985 में। ठीक है, यह संविधान 52वें संविधान संशोधन, ठीक है, 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया संविधान में। कब? 1985 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, मैं जितना भी इसमें क्वेश्चन डाला हूं सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाला हूं। एकदम एक बार वीडियो देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो 2 बार वीडियो देखिएगा और इसका पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? ठीक है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 1993 को। डी ऑप्शन राइट होगा। 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज से संबंधित उल्लेख किया गया है। ये तो कितना बार क्वेश्चन में आया, एग्जाम्स में आया हुआ है, कोई गारंटी नहीं दे सकता है, इतना बार आया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? ठीक है, अभी हम लोग पढ़े हैं 73वें संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज, तो ये 74वें संवैधानिक संशोधन में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, लेकिन 1993 में ही। 1993 में 2 अनुसूची को जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और 12वीं अनुसूची में जो है 18 विषय हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री यानी मंत्रालय, भारत का मंत्रालय, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? ठीक है, तो शपथ का उल्लेख जो है 3री अनुसूची में है। मैं एक थोड़ा छोटा सा ट्रिक बता देता हूं आपको, थोड़ा सा 2-3 आपको याद रखना चाहिए। कैसे? पहली अनुसूची में तो सबसे पहले एक भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरी अनुसूची में जो भी पदाधिकारियां हैं उनके वेतन के बारे में चर्चा है। तीसरी अनुसूची में शपथ, ठीक है, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। 5वीं 6ठी अनुसूची अनुसूचित जनजाति और क्षेत्रों से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के शक्तियों का बंटवारा है। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में। 9वीं अनुसूची जो है इसके अंदर राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण यानी संपत्ति पर कब्जा के बारे में है। 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची नगर पालिका। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल संविधान के कितने भाग थे? तो मूल संविधान के भाग 22 थे, अभी भी 22 ही भाग है। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है भाग में, लेकिन अनुसूची में बदलाव हुआ था, क्योंकि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था उस वक्त 8 अनुसूची थी, लेकिन अभी 4 अनुसूची बढ़कर 12 अनुसूची हो गई है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लेकिन वर्तमान समय में 465 अनुच्छेद हैं। ठीक है, लेकिन उस समय 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? संविधान के पहले ही भाग में है, पहली अनुसूची में भी है और पहले भाग में भी है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसके बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के मोर वीडियो देखने के लिए। भारतीय संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। इसका पूरी तरीके से उल्लेख किया गया है। एक चीज मैं एक्स्ट्रा बता दूं आप लोगों को, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी एक आदमी सिर्फ एक ही पासपोर्ट धारक हो सकता है, यानी एक ही नागरिकता उसको मिल सकती है। एक ही व्यक्ति को 2 नागरिकता नहीं मिल सकती है।
भाग 2 में इसका जिक्र है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, ठीक है, 5 से लेकर 11 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग व अनुच्छेद में किया गया है? तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मौलिक अधिकार, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में जो कंफ्यूजन हो जाता है उन लोगों को। मौलिक अधिकार को फंडामेंटल राइट बोलते हैं और मौलिक कर्तव्य को फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार का जिक्र भाग 3 में है और मौलिक कर्तव्य का जिक्र जो है भाग 4 क में है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है भाग 4 में किया गया है, ठीक है, भाग 4। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 क में, ठीक है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा, भाग 4 अलग है और भाग 4 क अलग है, या तो भाग 4 क होगा या भाग 4A होगा, ठीक है। तो मूल कर्तव्य का जिक्र भाग 4 क में है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व का जिक्र भाग 4 में है। और इसका अनुच्छेद है, मूल कर्तव्य का जो अनुच्छेद है 51 क, ये भी ध्यान में रखिए, 51 क। अगला क्वेश्चन है, भाग से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैं इसमें इंक्लूड किया हूं। आशा है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम्स में अगर भाग से कोई भी क्वेश्चन कर देगा तो। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें संघ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, राज्यसभा, लोकसभा, उच्चतम न्यायालय, भारत का महान न्यायवादी और वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, ठीक है। संघ के बारे में, यानी संघ के अंदर जितने भी ये बड़े बड़े पद हैं उसके बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो इसका भाग है 5, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति, एक देश का राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, मंत्रिपरिषद भी होगा, राज्यसभा भी होगा, लोकसभा भी होगा, इनकी नियुक्ति और इनके जो सेवानिवृत्त हैं इसके पूरे बारे में डिटेल्स है भाग 5 में, ठीक है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक जिक्र है भाग 5 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें राज्य, ठीक है, ऊपर जो हम लोग देखें वो संघ है और ये राज्य, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य का महाधिवक्ता, विधान परिषद, विधानसभा और उच्च न्यायालय का उल्लेख है भाग 6 में। भाग 5 में संघ के जितने भी हैं उनके बारे में जिक्र है और भाग 6 में राज्य के जितने भी अधिकारी हैं उनके नियुक्ति और उनके सेवानिवृत्त के बारे में उल्लेख है। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का 7वां संशोधन 1956 को धारा 29 द्वारा संविधान के किस भाग को निरस्त कर दिया गया है, यानी कैंसिल कर दिया गया है, हटा दिया गया है? तो भाग 7 को हटा दिया गया है। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इस भाग 7 में अनुच्छेद 238 था, इसको हटा दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, राष्ट्रपति संघ के क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं का उल्लेख है, ठीक है। इसका उल्लेख है भाग 8 में। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख जो है वो भाग 8 में किया गया है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 239 से 242 तक, अनुच्छेद 239 से 242 तक। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भारतीय संविधान में पंचायती राज का उल्लेख है। पंचायती राज का उल्लेख है भाग 9 में। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और पंचायती राज का जो उल्लेख है अनुच्छेद 200
243 से लेकर अनुच्छेद 243 क तक, ठीक है, क तक इसका उल्लेख है। कभी कभी एग्जाम्स में ऐसा भी पूछता है कि पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, भाग 9। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट किया हुआ है, भाग 9 ध्यान में रखिएगा। और भाग 9 के क में नगरपालिका का उल्लेख है। आगे क्वेश्चन आपको मिल गया, भारतीय संविधान में नगरपालिका का उल्लेख किस में है, तो भाग 9 के क में। भाग 9 में पंचायती राज और भाग 9 के क में नगरपालिका। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। और अनुच्छेद के बारे में डिफरेंस याद रखिएगा। पंचायती राज का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 243 में है, लेकिन नगरपालिका का जो उल्लेख है 243 त, या फिर इंग्लिश में रहेगा तो पी, 243 पी, या फिर हिंदी में त। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में उल्लेख संविधान के किस भाग में है, ठीक है। यानी अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, भाग 10 में। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। और अनुच्छेद 244 से 244 क तक इसका जिक्र है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के बारे में उल्लेख, भाग 10। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के भाग 11 में किसका उल्लेख किया गया है, तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, यानी संघ और राज्यों के बीच के संबंध के बारे में उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 11 में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और अनुच्छेद 245 से 263 तक, 263 तक केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के बारे में है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड्स और इसके इस्तेमाल के बारे में उल्लेख है, भाग 12 में, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये जो भाग 12 का जो दिख रहा है, भाग 12 का है ही नहीं संविधान में, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। भाग 12 में भारत की संचित निधि के और इसके इस्तेमाल के बारे में उल्लेख है, यानी भारत की संचित निधि से निकालकर किसको तनख्वाह दिया जाएगा, इसके बारे में डिटेल्स है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के भाग 15 में किसका वर्णन है, तो भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन संबंधी उल्लेख किया गया है, यानी भारत में निर्वाचन होगा, कैसे निर्वाचन होगा, उसका निर्वाचन आयुक्त होगा, इसके बारे में जितना भी डिटेल्स है भाग 15 में किया गया है। 324 से 329 तक, अनुच्छेद 324 से 329 तक, ठीक है, इतना चीज ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ है, भारत में निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, 324 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में भारत की आधिकारिक भाषा, राजभाषा हिंदी का उल्लेख है, अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर अनुच्छेद के बारे में ही पूछता है, भाग के बारे में बहुत कम पूछता है, ठीक है। तो आधिकारिक भाषा जो राजभाषा है हिंदी, वो अनुच्छेद 343 में इसका जिक्र है। अगर कभी भाग पूछ लेगा कि हिंदी का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो 17, भाग 17 में, ठीक है, 343 से 351 अनुच्छेद तक इसके बारे में उल्लेख किया गया है, भाग 17 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का वर्णन मिलता है, तो आपातकाल का वर्णन किस भाग में मिलता है, अनुच्छेद 18 में, सॉरी अनुच्छेद बोल रहा हूँ, भाग 18 में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकाल के बारे में उल्लेख किया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है, 356 में राज्यों में आपातकाल का उल्लेख है, यानी राष्ट्रपति शासन के बारे में उल्लेख है, और 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, किस भाग में संविधान संशोधन का जिक्र है, तो भाग 20 में, ठीक है, भाग 20 में संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है, और भाग 20 में एक ही अनुच्छेद रखा गया है, 368। इसके संविधान संशोधन का एक ही अनुच्छेद है, 368। 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जाती है। इसमें मैं कुछ 3 या 4 भाग में छोड़ा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ फिर भी। भाग 13 में
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख किया गया है। भाग 14 में संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं यानी सर्विस के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है। भाग 21 है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में उल्लेख है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में उल्लेख है। भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में उल्लेख है। तो जो इंपॉर्टेंट नहीं था उसको मैं छोड़ दिया हूँ। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करिएगा। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।